प्यारे छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अभी आप बातचीत पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। यह प्रश्नोत्तर वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है, इस पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। एक विशेष शुभकामना के साथ, एक विशेष आशा उम्मीद के साथ तो पाठ शुरू करते हैं। बातचीत। इस बातचीत पाठ में आपने पढ़ा होगा कि इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत की शैली, बातचीत का महत्व इत्यादि पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है और श्रेष्ठ बातचीत को परिभाषित भी किया है, श्रेष्ठ बातचीत को दिखाने का प्रयास भी किया है। तो इस तरह पाठ शुरू करते हैं। बातचीत पाठ के लेखक के विषय में आपने पढ़ा, बालकृष्ण भट्ट हैं, इसीलिए प्रश्न इन्हीं से शुरू होता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1844 ईस्वी को हुआ था। ए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको ए हो जाएगा। 1844 में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, अर्थात पहले प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। दूसरा, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? उनका निधन 1914 में हुआ, तो यह भी ए हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आप जानते हैं कि बालकृष्ण भट्ट एक बड़े संपादक थे भारतेंदु युग। उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका निकाली, उसका नाम था हिंदी प्रदीप। तो आप यहाँ देख रहे हैं हिंदी प्रदीप ए में, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? बालकृष्ण भट्ट है। आप इनकी सारी रचनाओं का नाम याद रखेंगे, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में प्रायः पूछा जाता है। तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक का नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट, ए हो जाएगा। रेल का विकट खेल के लेखक का नाम क्या है? इसके लेखक भी बालकृष्ण भट्ट ही हैं, तो इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। मनुष्य की ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है, कौन चीज? अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सारी शक्तियाँ तो मनुष्य के जीवन के लिए बढ़िया से बढ़िया चीज़ है। बिजली भी हमारे जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, आग भी महत्वपूर्ण है, वाक शक्ति भी महत्वपूर्ण है, वस्त्र भी महत्वपूर्ण है। लेकिन आपके पाठ में किस पर बात की गई है वो आपको ध्यान देना है। तो मनुष्य के ईश्वर प्रदत्त शक्तियों में एक है वाक शक्ति, वाक शक्ति की बात की गई है, तो सी इसका उत्तर हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? आपने सुना होगा कि रॉबिन्सन क्रूसो बचपन में ही जंगल चले गए। उन्हें आदमी की न भाषा का ज्ञान हुआ न व्यवहार का, वो बिल्कुल जंगली जैसा व्यवहार करते रहे। तो यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों के बाद लोगों के बीच आए? तो 16 वर्षों के बीच आए, ए होगा उत्तर। एडिसन ने कितने लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत मानी है? आप जानते हैं कि विदेश के एक बहुत बड़े विद्वान एडिसन, और यह भी आप जानते हैं कि इस पाठ में बेन जॉनसन का भी नाम आया है। दोनों ने दो ढंग से बातचीत का विश्लेषण किया है। इन्होंने कहा, अर्थात एडिसन ने कहा, दो लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत होती है, अर्थात इसका उत्तर 2 हो जाएगा। कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग सी माना गया है? 3 लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग माना गया है, अर्थात इसका उत्तर 3 बी हो जाएगा। कितने लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी आती है? 4 लोगों की बीच बातचीत में फॉर्मेलिटी आने लगती है। ज्यों-ज्यों लोगों की संख्या बढ़ती है, लोगों के भीतर के मन की बात दब जाती है और औपचारिक बातें निकलकर सामने आती है, फॉर्मेलिटी आती है। तो 4 लोगों के बीच, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत की कला के लिए भी एक खास किस्म की संस्था है, एक खास किस्म की पढ़ाई है, उसके लिए एक संज्ञा दी गई है
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये पढ़ाया जाता है यूरोप में। तो यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहते हैं? यूरोप में बातचीत की कला को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। अर्थात ए। काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को क्या कहते हैं? भारत में काव्य कला प्रवीण गोष्ठी को सुहृद गोष्ठी कहा गया है। आप लोगों के पाठ में ये शब्द आया है, अर्थात ए हो जाएगा इसका उत्तर। आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को क्या कहते हैं? आधुनिक शुष्क पंडितों की बातचीत को शास्त्रार्थ कहा गया है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत कैसी होती है? 25 वर्ष से ऊपर वालों की बातचीत सारगर्भित होती है, अर्थात ये हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा 25 से अधिक उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें देश दुनिया का वास्तविक ज्ञान होने लगता है, उन्हें जीवन सत्य का बोध होने लगता है। वे इधर उधर की बात नहीं करते हैं, वे जीवन सत्य पर आधारित बातें करते हैं। उन पर परिवार का बोझ होता है, उन पर जीवन का बोझ होता है, वे सब कुछ को निकट से समझने लगते हैं, इसलिए उनकी बातचीत सारगर्भित हो जाती है, अर्थात यहाँ पर ये उत्तर उसका देखें। 25 से नीचे वालों की बातचीत कैसी होती है? 25 से नीचे वालों की बातचीत दिल बहलाव वाली होती है, क्योंकि उस पर जीवन का बोझ नहीं होता है, परिवार का बोझ नहीं होता है, वह सामान्य जीवन जीता है और वह मौज मस्ती का जीवन जीना चाहता है, वह आराम का जीवन जीना चाहता है। इस तरह दिल बहलाने के लिए वो बातचीत करता है, अपनी समस्या के निदान के लिए वह कम करता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए बी, दिल बहलाव। 25 वर्ष से नीचे वालों की बातचीत दिल बहलाव वाली होती है, अर्थात उत्तर बी हो जाएगा। हमारी भीतरी मनोवृत्ति क्या दिखलाती है? हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखलाती है, ए होगा इसका उत्तर। भीतरी मनोवृत्ति तरह तरह के नए नए रंग दिखलाती रहती है। भीतरी मनोवृत्ति को क्या माना गया है? भीतरी मनोवृत्ति को चमनिस्तान माना गया है। आदमी जब मन की दुनिया में खोने लगता है तो वैसी स्थिति में उसके दिमाग में जो चाहता है वो दृश्य उसके सामने उपस्थित हो जाता है, मन ही मन उन दृश्यों को वह देखता है। इसी को यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया कि भीतरी मनोवृत्ति चमनिस्तान के रूप में है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। चमनिस्तान का अर्थ होता है सुंदर बाग बगीचा वाला क्षेत्र। जिह्वा को क्या माना गया है? जिह्वा को कतरनी माना गया है, कैंची माना गया है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। क्रोध को क्या माना गया है? क्रोध को शत्रु माना गया है, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्रोधादि को काबू करने के लिए किसे काबू करना है? तो आपने अभी तुरंत पढ़ा कि जिह्वा को कतरनी माना गया है, तो इस कतरनी को ही काबू करना है, अर्थात जिह्वा को काबू करना है। ये भाषण में किसका मौका रहता है? भाषण में आपने पढ़ा होगा कि भाषण में नाज नखरा का मौका रहता है। नाज नखरा आप देख रहे हैं ए में, तो ए हो जाएगा उत्तर। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ था, ए हो जाएगा उत्तर। बातचीत पाठ गद्य की कौन सी विधा है? बातचीत पाठ गद्य में आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी विधाएं हैं। नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, आलोचना है, कहानी है, उपन्यास है। तो इन सबों में एक आप देखें तो आप यहाँ पर देख रहे हैं निबंध है, तो बातचीत पाठ निबंध है, तो यह निबंध गद्य की विधा है, ए हो जाएगा। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? आप जानते हैं कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से होता है। आपने सुना होगा कोयल और कौवे बचपन में दोनों एक ही रंग के होते हैं और एक ही ढंग के होते हैं, लेकिन बोलने से दोनों के बीच का अंतर पता चल जाता है। तो इसी तरह अच्छे या बुरे लोग बोलने से सामने आ जाते हैं, अर्थात बोलने से व्यक्ति का पता चलता है। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कब होता है? तो बोलने से होता है। तो आप यहाँ ए उत्तर देख रहे हैं, तो इसका उत्तर ए हो जाएगा।
बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसका कथन है? आपको अभी तुरंत बताया गया है। इस पाठ में दो महत्वपूर्ण विदेशी विद्वान की चर्चा की गई है, एक हैं एडिसन साहब और एक हैं बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन ने यह स्पष्ट किया है कि बोलने से व्यक्ति के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात इसका उत्तर आप भी देखेंगे। एडिसन साहब ने कहा कि दो लोगों के बीच श्रेष्ठ बातचीत होती है, जो आप लोगों ने पहले अभी से कुछ देर पहले इस पर चर्चा हो गई है। अभी आप यहाँ पर देखें कि इसका उत्तर बी हो जाएगा। काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली को क्या कहा जाता है? काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली को सुहृदय गोष्ठी कहा जाता है। यहाँ पर ए हो जाएगा। रॉबिन्सन क्रूसो ने पहली बार किसके मुंह से बोली सुनी थी? उसका नाम था फ्राइडे। फ्राइडे नामक व्यक्ति से उसने मनुष्य की बोली पहली बार सुनी, अर्थात इसका उत्तर सी हो जाएगा। बाहरी बातचीत को किसकी आवश्यकता पड़ती है? हम जो सामान्य जीवन में बात करते हैं उसके लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है, अर्थात फरीक की ज़रूरत होती है, पार्टनर की ज़रूरत होती है, हिस्सेदार की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फरीक। हमने फरीक शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि आपके पाठ में फरीक शब्द का ही प्रयोग किया गया है और परीक्षा में फरीक शब्द ही जोड़कर पूछा जाता है। तो आप जान लीजिए कि बाहरी बातचीत अर्थात सामान्य जीवन की बातचीत में व्यक्ति को पार्टनर की ज़रूरत होती है, अर्थात फरीक की ज़रूरत है। यहाँ पर ए हो जाएगा इसका उत्तर। चार लोगों से अधिक की बातचीत में क्या होता है? चार लोगों से अधिक की बातचीत में राम रमौवल होता है। आप यहाँ पर राम रमौवल देख रहे हैं सी, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अनादर का मूल किसे कहा गया है? अनादर का मूल आप यहाँ देख रहे हैं बिन बुलाए जाना। स्वाभाविक रूप से आप बिन बुलाए किसी के यहाँ जाएंगे तो वह आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा यह कोई निश्चित नहीं है। अच्छा व्यवहार करेगा, ठीक है, हो सकता है कि बुरा भी व्यवहार कर दे, क्योंकि आपको तो आमंत्रण दिया नहीं गया, आप अपने मन से बिन बुलाए पहुँचे हैं, तो वह अनादर भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनादर का मूल किसे कहा गया है? बिन बुलाए जाना, अर्थात सी हो जाएगा। पर पंचात्मक संसार का आईना किसे कहा गया है? पर पंचात्मक संसार का आईना भीतरी मनोवृत्ति को कहा गया है। यह भीतरी मनोवृत्ति आईना की तरह हमारे सामने दिखाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या सत्य है, क्या झूठ है। इन सबों को दिखाने का काम ये भीतरी मनोवृत्ति करती है। इसीलिए प्रपंचात्मक संसार का आईना भीतरी मनोवृत्ति को कहा गया है। बाल अर्थात बी हो जाएगा इसका उत्तर। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता किसने कहा है? तो आप यहाँ पर देख लें, रामविलास शर्मा ने कहा। आप यहाँ पर देख रहे हैं सी है, रामविलास शर्मा बहुत बड़े हिंदी के चिंतक माने जाते हैं, गद्यकार माने जाते हैं। तो इन्होंने कहा। बालकृष्ण भट्ट को अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का आलोचक किसने कहा? तो यहाँ पर भी रामविलास शर्मा ही होगा, अर्थात बी हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी के किस निबंधकार की श्रेणी में रखा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे एडिसन और स्टील किस श्रेणी में रखा है। जिस तरह अंग्रेजी में एडिसन और स्टील का अपना एक स्थान है निबंध के क्षेत्र में, उसी तरह हिंदी में बालकृष्ण भट्ट का भी स्थान है। बातचीत पाठ किस प्रकार का निबंध है? आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी निबंधों के ही प्रकार है। यहाँ पर ललित निबंध सही होगा, अर्थात बी। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु काल के रचनाकार थे। आधुनिक काल का पहला काल भारतेंदु काल माना गया है और उसी काल के ये रचनाकार माने गए हैं। तो आपने पढ़ लिया कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु काल के रचना, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। जो कुछ धुआं और मवाद जमा रहता है वह भाप बनकर कैसे निकल जाता है? बातचीत के माध्यम से निकल जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए बातचीत ए है, तो ए उत्तर इसका हो जाएगा। भट्ट निबंध माला कितने खंडों में प्रकाशित है?
तो भट्ट निबंध माला के विषय में आप किताब में पढ़ेंगे, 2 खंडों में प्रकाशित है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह यह पाठ आपका पूरा हो गया वस्तुनिष्ठ की दृष्टि से। आप अभ्यास करेंगे, हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है आप पर कि आप जरूर बढ़िया पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, परीक्षा में अधिक से अधिक अंक के हकदार बनेंगे। और इस अभ्यास में आपको यहाँ पर आंसर शीट दिया गया है। इस आंसर शीट के सहारे आप अभ्यास करेंगे, अपने से बढ़िया तैयारी करेंगे। इसी शुभकामना के साथ यह पाठ पूरा किया जाता है। अब लगे हाथ दूसरा पाठ भी आरंभ कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ में 2 पाठों को एक साथ किया जा सकता है। तो हम दूसरा पाठ आरंभ करते हैं। यह पाठ उसने कहा था, अपने समय की बड़ी उच्च स्तरीय कहानी, और फिर आज भी इसके महत्व में कहीं कोई कमी नहीं है। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका में, और आज भी इसका महत्व तनिक भी कमा नहीं है। ये फ्लैशबैक टेक्निक पर है, पूर्व दीप्ति शैली पर। अंत से ही कहानी का आरंभ होता है। जिसका आरंभ अंत से हो उसी को तो पूर्व दीप्ति शैली कहा जाता है, फ्लैशबैक टेक्निक। बहुत सारे सिनेमा में आपने यह देखा होगा। इस तरह की यह कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, बड़ी रोचक कहानी है। आप लोग अपने स्तर से पाठ पढ़ेंगे, मौका मिलेगा तो विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी कर देंगे। अभी तत्काल आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करें। इस पाठ के लेखक का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नाम आपने सुना होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ। यानी पहले प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ, अभी तुरंत बताया गया है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन 1915 में हुआ। ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी पर किस निर्देशक ने फिल्म बनाई। इस पर आप जान लीजिए कि फिल्म भी बनी हुई है, बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत ही ऊंचे स्तर का फिल्म है, विमल राय, और इसके नायक सुनील दत्त हैं। तो आपने जान लिया कि इस पर विमल राय ने फिल्म बनाई, अर्थात ए इसका उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी का आरंभ किस शहर से हुआ है। उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर शहर से हुआ है, अर्थात डी इसका उत्तर हो जाएगा। उसने कहा था कहानी के आरंभ में लड़के की उम्र क्या थी। लड़के की उम्र 12 वर्ष, छोटा सा लड़का, 12 वर्ष का लड़का। तो यहाँ पर उत्तर आपको ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में लड़की की उम्र क्या थी। लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ। तो यहाँ पर जान लीजिए कि हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जिसमें 25 वर्षों के अंतराल को दिखाया गया, और मेरी समझ से, मेरी जानकारी में दुनिया की ऐसी पहली कहानी है जिसमें 25 वर्षों के अंतराल को एक साथ समेट लिया गया है। तो खैर वो अलग की मुद्दा है। अभी आपको यहाँ पर देखना है, उसने कहा था कहानी का दूसरा भाग कितने वर्षों के अंतराल के बाद आरंभ हुआ। तो 25 वर्षों के अंतराल। वह जो लड़का था 12 साल का लड़का, वह भाग कर निकला और 25 वर्षों के बाद फिर एक नायक के रूप में उभर कर सामने आता है, लहना सिंह के रूप में उभर कर सामने आता है। तो इसका उत्तर 25 हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी में किस महायुद्ध का वर्णन है। उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है, प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। उसने कहा था मैं, उसने शब्द का प्रयोग किसके लिए किया हुआ है। सूबेदारनी के लिए। आप कहानी पढ़ेंगे, कहानी का प्लॉट आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बचपन में जो 8 साल की लड़की थी, 25 साल के बाद वही लड़की सूबेदारनी के रूप में बदल गई।
उसका ब्याह हो गया सूबेदार से और उसकी पत्नी के रूप में थी, इसीलिए उसको सूबेदारनी कहा गया। तो ए हो जाएगा। अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की किसके यहाँ रहते थे? अमृतसर के बाजार में लड़के लड़की मामा के यहाँ रहते थे। संजोग ऐसा था कि दोनों ही अपने अपने मामा के यहाँ रहते थे, तो उत्तर बी हो जाएगा। अमृतसर के बाजार में लड़के कहाँ रहते थे? अमृतसर के बाजार में लड़के मंगरे माझे में रहते थे, एक जगह का नाम है अमृतसर में, तो वहीं रहते थे। इसका उत्तर ए हो जाएगा। लहना सिंह बड़ा होकर किस नंबर का जमादार बना? लहना सिंह बड़ा होकर 77 सिख राइफल अर्थात राइफल नंबर 77 का वह जमादार बन गया। तो ए हो जाएगा इसका उत्तर। सूबेदार का नाम क्या था? सूबेदार का नाम हजारा सिंह था। आपने अभी सुना है कि लहना सिंह के दल में ही एक सूबेदार था जिसका ब्याह सूबेदारनी के साथ हुआ, जो लहना सिंह से बहुत छोटे में 8 साल की जब वह लड़की थी उसी समय मिलती थी लहना सिंह के साथ, और 25 साल के बाद वह सूबेदारनी बन गई, अर्थात उसका ब्याह हजारा सिंह से हो गया। तो इसका उत्तर हजारा सिंह हो जाएगा, ये हो जाएगा। सूबेदार का नाम क्या था? तो हजारा सिंह, ये हो जाएगा। सूबेदार के बेटे का नाम क्या था? सूबेदार को एक बेटा भी था, एक ही बेटा था, और वह भी फौज में नौकरी करता था और उसका नाम बोधा था, अर्थात ये हो जाएगा इसका उत्तर। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? उसने कहा था कहानी 5 खंडों में है, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। लहना सिंह किसके विरुद्ध लड़ रहा था? लहना सिंह जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। यहाँ की फौज अंग्रेज समर्थित फौज, ब्रिटेन की फौज थी, और वो जर्मनी की सहायता, जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था, जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहा था। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। लहना सिंह कितने दिनों की छुट्टी पर घर आया था? लहना सिंह 7 दिनों की छुट्टी पर घर आया था, एक केस में पैरवी करने के सिलसिले में। आप आगे पढ़ेंगे लहना सिंह क्यों घर आया था, तो मुकदमे की पैरवी करने, अर्थात इसका भी उत्तर ए हो जाएगा। यानी 17वां प्रश्न का उत्तर ए और 18वें प्रश्न का उत्तर भी ए हो गया। कीरत सिंह लहना सिंह का कौन था? कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था, अर्थात उत्तर ए हो जाएगा। सूबेदार का गांव कहाँ था? सूबेदार का गांव लहना सिंह के घर के रास्ते में था। लहना सिंह जो घर जाता उसी रास्ते में सूबेदार का घर पड़ता था, अर्थात इसका उत्तर ए हो जाएगा। युद्ध में कितने जर्मन घायल हुए या मारे गए? युद्ध में 63 जर्मन घायल हुए या मारे गए। युद्ध में कितने सिख मारे गए? युद्ध में 15 सिख मारे गए। दंत बिनोपदेशाचार्य किसका कथन है? यह कथन बाणभट्ट, आप जान लीजिए संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित्र लिखा, कादंबरी लिखा और भी बहुत सारी रचनाएं लिखी। तो यही बाणभट्ट का कथन है, अर्थात ए। जर्मन वाले वेद पढ़कर क्या जान गए? जर्मन वाले वेद पढ़कर विमान उड़ाना जान गए, अर्थात ए। इसका उत्तर हो जाएगा। डाक बाबू का नाम क्या था? डाक बाबू का नाम पलडूराम था, अर्थात ए हो जाएगा। उसने कहा था कहानी पर किस बड़े समीक्षक की समीक्षा पाठ्य पुस्तक में प्रस्तुत की गई है? उसने कहा था कहानी पर रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, अर्थात उत्तर हो जाएगा बी। वैष्णवी से टकराकर लड़के ने कौन सी उपाधि प्राप्त की? वैष्णवी से टकराकर लड़के ने पागल की उपाधि प्राप्त की। आपने पढ़ा होगा कि लहना सिंह बहुत छोटे में, अर्थात जब 12 साल का था, तो उसको उस लड़की ने, जो 8 साल की लड़की थी, जो बाद में चलकर सूबेदारनी बनी, वह 8 साल की लड़की ने प्रश्न के उत्तर में कह दिया था
हाँ देखते नहीं रेशम से कढ़ा कुरमाई। लहना सिंह ने प्रश्न किया तेरी कुरमाई हो गई, और उसके जवाब में उसने हाँ कह दिया था। इसी को सुनकर वह विक्षिप्त हो गया और उसने वैष्णवी को गिरा दिया नाले में, और उस वैष्णवी ने उसे पागल की उपाधि दी, यानी पागल कहा। तो उत्तर हो जाएगा ए। निमोनिया से मरने वाले को क्या नहीं मिलता है? निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते हैं। ये पंक्ति आपके पाठ की है। तो इस तरह सी उत्तर हो जाएगा। लहना सिंह के लड़ाई स्थल से कितनी दूरी पर दूसरे खाई वाले सैनिक थे? तो दूसरे खाई वाले सैनिक 3 मील दूर थे, अर्थात ये हो जाएगा। सूबेदारनी को कितने बेटे थे? सूबेदारनी को एक ही बेटा था, और सूबेदार को भी एक ही बेटा था, जो आपको पहले बता दिया गया है। सूबेदारनी का बेटा कितने दिनों से फौज में नौकरी करता था? तो वह 1 वर्ष से नौकरी करता था, अर्थात ये हो जाएगा। तिमियों की घघरिया पलटन कौन बनाना चाहती थी? तिमियों की घघरिया पलटन सूबेदारनी बनाना चाहती थी, इसलिए कि उसे इस पलटन में काम करने से एक तरफ देश की रक्षा के लिए काम करने का अवसर मिलेगा, दूसरे कम से कम पति के साथ तो रहने का अवसर मिल जाएगा, दोनों एक साथ होगा, इसलिए वह घघरिया पलटन बनाने की कल्पना करती थी। तो उत्तर हो जाएगा ए सूबेदारनी। कितने जर्मन खाई में घुसे? लगभग 70 जर्मन खाई में घुस गए थे। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पूरी घटना का उल्लेख मिल जाएगा कि किस तरह लहना सिंह को ठगने के लिए जर्मन अधिकारी वेश बदल कर आया, और उसी के क्रम में लड़ाई होती है, और फिर जर्मन सैनिक जिस खाई में लहना सिंह रहते हैं उसी खाई में घुसने लगते हैं। तो उसकी संख्या 70 है। ए इसका उत्तर हो जाएगा। जर्मनों के खाई में घुसने के समय वहाँ कितने सिख थे? वहाँ 8, मात्र 8 ही शिष्य थे, सिर्फ 8 शिष्य थे। इसका उत्तर ए हो जाएगा। लड़ाई के कितने देर बाद सहायता टीम आई? लड़ाई के लगभग 1.5 घंटे के बाद सहायता टीम आई। तो उत्तर हो जाएगा ए। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? आपको शुरू में ही बताया गया कि यह कहानी 1915 में सरस्वती नामक पत्रिका में निकली, और उस पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, अर्थात ए। चंद्र शर्मा की कहानी कौन सी है? आप यहाँ पर देख लीजिए। इतनी बातें हो गई है तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत आसान होगा। चंद्रधर शर्मा की कहानी होगी, उसने कहा था, अर्थात ए। आगे है, तेरी कुरमाई हो गई पंक्ति किस पाठ की है? तेरी कुरमाई हो गई पंक्ति उसने कहा था कहानी से है। लहना सिंह बराबर छोटे में, जिस समय छोटे थे 12 वर्ष के थे, उसी समय एक लड़की से मिलते थे और उससे यही प्रश्न करते थे, तेरी कुरमाई हो गई। तो यह पंक्ति आपको उसने कहा था से है, अर्थात बी हो जाएगा। तुर्की मौलवी क्या कहता था? तुर्की मौलवी कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, अर्थात ए हो जाएगा। कौन सी कहानी आज भी मील का पत्थर बनी हुई है? आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसने कहा था कहानी आज भी मील के पत्थर बनी हुई है, अर्थात ए हो जाएगा। और फिर आप इसको अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास में आप प्रश्नोत्तर का सहयोग लेंगे, आपके लिए ये दिया गया है, और यह पाठ आपका पूरा हो गया। इस पाठ को आप बढ़िया से तैयारी करेंगे। इसी शुभकामना के साथ पाठ समाप्त किया जाता है। दूसरे पाठ में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।